हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। और इंडियन हिस्ट्री पर हम बात कर रहे थे पूरा पाषाण काल के रेफरेंस में। और इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमने सोहन संस्कृति का अध्ययन कर लिया था। और भारत में जो पूरा पाषाण काल का जो आरंभिक स्टेज था, निम्न पूरा पाषाण काल, उसके प्रमुख जो स्थल थे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम छोटा टॉपिक है, इस पूरा पाषाण काल के बचे हुए भाग को कंप्लीट करते हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं तो एक आता है निम्न मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि आपके निम्न पूरा पाषाण काल के बाद अस्तित्व में आता है। अगर हम इसके समय पर बात करें, इसकी जो टाइमिंग है वह टाइमिंग लगभग 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह मध्य पूरा पाषाण काल का माना जाता है। और इस मध्य पूरा पाषाण काल का जो मानव है, उस मानव को आप नियंडरथल मानव कहते हैं। और इस नियंडरथल मानव की ये कहा जाता है कि यह मानव गुफाओं में निवास करता था, यानी कि इसे प्रथम गुफावासी मानव कहते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी जो मानी जाती थी कि इस काल में जो मानव का जो सांस्कृतिक जीवन शुरू हो गया था, इसलिए इस नियंडरथल मानव को सांस्कृतिक मानव की संज्ञा दी गई है। और यह जो सांस्कृतिक जीवन या फिर गुफावासी जो जीवन है वह आपके मध्य पूरा पाषाण काल से शुरुआत हो चुका था। अब आगे अगर हम बात करें इस मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपनाम हैं, अगर हम इस मध्य पूरा पाषाण काल के उपनामों पर बात करें तो इसके 2 उपनाम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। एक तो कहा जाता है इसे मोस्तरी संस्कृति, और एक कहा जाता है इसे फलक संस्कृति। फलक संस्कृति, अब ये इसके पीछे कहने का लॉजिक क्या है? मोस्तरी संस्कृति कहा जाता है कि मध्य पूरा पाषाण काल के जो हमें प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो फ्रांस के मोस्तरी जो एक जगह है वहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी कि विश्व में सबसे पहले फ्रांस के मोस्तरी नामक जो स्थान है वहाँ से हमें मध्य पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं या पुरातात्विक उपकरण हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे मोस्तरी संस्कृति भी कहा गया। तो अगर हम बात करें फ्रांस के मोस्तरी से सर्वप्रथम इस काल के साक्ष्य मिलने के कारण हम इसे मोस्तरी संस्कृति कहते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि इसे फलक संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की इस काल के जो उपकरण हैं, इन उपकरणों में फलकों की अधिकता के कारण इसे आप फलक संस्कृति भी कहते हो। तो ये इसके 2 उपनाम माने जाते हैं। अब आगे हम इसके उपकरणों पर बात करें। इसके उपकरणों पर अगर हम बात करें तो इस काल में जो उपकरण है, अगर इससे पहले निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टजाइट जो पत्थर होता था, पत्थर की जो किस्म होती थी, उससे बने हुए हमें जो उपकरण है चापर चॉपिंग, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी हमें उच्च गुणवत्ता के क्वार्टजाइट जो पत्थर हैं, उस क्वार्टजाइट पत्थर के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ या उसके बने हुए उपकरण मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ से हमें जेस्पर, चार्ट, फ्लिंट के जो उपकरण हैं के बने हुए जो उपकरण हैं वह भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर इन सब के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो उपकरणों में जो प्रमुख उपकरण माने जाते हैं वह है स्क्रैपर, भेदक यंत्र और भेदनी। यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण हैं। यहाँ से जो उपकरण हैं वह इस तरीके के स्क्रैपर के रूप में, भेदक यंत्र एक तरीके से इन पत्थरों के बने हुए हैं इस भेदक यंत्र के रूप में, और भेदनी में जनरली एक तरीके से आप इसकी भाले नुमा जो आकृति है उससे आप इसको देख सकते हो।
तो इस प्रकार आपको यहाँ से उपकरणों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस मध्य पुरापाषाण काल के जो भारत में स्थल है, भारत में इस मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित जो स्थल है वह आपके मोस्ट ऑफ 3 स्टेटों में प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। और उसमें सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र से मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं वो 2 जगह से मिलते हैं, नेवासा और चिरकी। नेवासा और चिरकी से हमें मध्य पुरापाषाण काल के महाराष्ट्र साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अगर हम राजस्थान पर बात करें कि राजस्थान में मध्य पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वह हमें बागोर जो आपके भीलवाड़ा है वहाँ से हमें मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो लूनी उद्योग क्षेत्र है, लूनी उद्योग क्षेत्र है यानी कि लूनी नदी के तट पर कुछ स्थल है जहाँ से हमें इस मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें खोखरा, बारीदनी और मोगरा, यह राजस्थान में मध्य पुरापाषाण काल को रिप्रेजेंट करने वाले या वहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं। यानी कि लूनी उद्योग को राजस्थान में मध्य पुरापाषाण काल को रिप्रेजेंट करने वाला एक उद्योग या क्षेत्र माना जाता है। अब आगे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से मध्य पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वह बेलन घाटी क्षेत्र में मिर्ज़ापुर जो बेलन नदी घाटी या बेलन घाटी क्षेत्र है वहाँ से हमें मध्य पुरापाषाण काल के बारे में प्राप्त होती है। लेकिन एक चीज़ और अगर हम यहाँ पर कहें तो मिर्ज़ापुर वह क्षेत्र माना जाता है जहाँ से मध्य पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक का एक क्रम प्राप्त होता है। यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल का जो हमें साक्ष्य है वह हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये आपके एक तरीके से मध्य पुरापाषाण काल के संदर्भ में सामान्य जानकारी मानी जा सकती है। और इस पुरापाषाण काल का जो अंतिम बिंदु है हम उस पर अगर हम डिस्कस करें तो अगला आता है आपके उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल यह भी इंडियन हिस्ट्री का रेफरेंस में पुरापाषाण काल का अंतिम बिंदु माना जाता है। और इसकी अगर हम टाइमिंग पर बात करें, इसका जो अगर हम समय पर बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल का जो समय है वह लगभग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह आपके उच्च पुरापाषाण काल को रिप्रेजेंट करता है। उच्च पुरापाषाण काल के समय के बाद अगर हम इस काल के मानव की बात करें तो इस काल का जो मानव है वह माना जाता है होमो सेपियंस जो मानव है उसके अस्तित्व की जो शुरुआत है आपके उच्च पुरापाषाण काल से हो जाती है। यानी कि निएंडरथल मानव के अस्तित्व को समाप्त करके जो मेधावी होमो सेपियंस मानव होता है उसका पदार्पण या उदय आपके उच्च पुरापाषाण काल से होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों में ये जो मानव हैं इसको अलग अलग रूप दिया गया है या क्षेत्रों के अनुसार। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूरोप में इस होमो सेपियंस के जो मानव था उसे 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है। और उसमें क्रोमेग्लॉन, एक है ग्रिमाल्डी, एक चांसलेड और चौथा जो मानव था वो कापेल माना जाता है। ये 4 होमो सेपियंस की जो 4 शाखाएं हैं वो यूरोप में इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है या इनका जो विभाजन किया गया है। अगर आप एशिया के रेफरेंस में बात करो तो एशिया में इसकी 2 शाखाओं के बारे में बात की गई या 2 शाखाओं में ये मेधावी मानव विभाजित किया गया था। एक जो है बाजतक, एक जो मानव था वह बाजतक मानव था और जो दूसरा मानव था उसे सोलो मानव जो होमो सेपियंस की शाखाएं थी। और अगर हम अफ्रीका पर बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका से हमें रोडेशियन
जो मानव था उसके बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो होमो सेपियंस सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हमें याद रखने लायक मानी जाती है वो ये कि इस काल में होमो सेपियंस का उदय हो चुका था। आगे अगर और बात की जाए तो इस काल को या फिर कहें इसके जो उपनाम हैं, उपनाम पर अगर बात की जाए तो इसे ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है। यानी कि आपका उच्च पुरापाषाण काल ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति से संबंधित था। यानी कि यहाँ पर जो उपकरण थे वह उपकरण ब्लेड व ब्यूरिन दक्षिणी जो उपकरण हैं, उपकरण के हमें यहाँ से सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इसका एक नाम ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है। दूसरा अगर बात की जाए तो यहाँ इसे एक तरीके से मैग्डेलियन संस्कृति का अंश भी कहा गया। उच्च पुरापाषाण काल में मोस्ट ऑफ अगर बात की जाए तो 4 प्रकार की संस्कृतियाँ थी, जिसमें पेरियोडियन, ओर्नेशियन, सोल्ट्रियन और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम संस्कृति मानी जाती है वो मैग्डेलियन संस्कृति मानी जाती है। और यहीं से इस जो उच्च पुरापाषाण काल है, इस उच्च पुरापाषाण काल का स्पष्ट साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। और यह संस्कृति भी मोस्ट ऑफ आपके फ्रांस से मिलती है। अब आगे अगर हम बात करें इस संस्कृति के उपकरणों पर, तो इस संस्कृति के जो उपकरण थे वह मोस्ट ऑफ चकमक पत्थर से जो निर्मित उपकरण हैं, उन निर्मित उपकरणों का हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। और जो प्रमुख उपकरण हैं यहाँ के इस संस्कृति के, उस पर अगर बात करें तो उसमें ब्लेड ब्यूरिन, दांतेदार फलक, चाकू, यह इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण माने जाते हैं। इसमें सर्वाधिक उपलब्धता ब्लेड और ब्यूरिन की है। और इसी वजह से हमने अभी आगे पढ़ा था कि इस वजह से इस संस्कृति को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कह के संबोधित किया गया। ये इसकी प्रमुख वह उपकरण माने जाते हैं। अब ये तो बात हुई इस संस्कृति के उपकरणों की, मानव या इसके समय की बात। अब भारत में इस संस्कृति के जो संबंधित स्थल है वो स्थल कौन कौन से हैं, अगर हम उस पर बात करें तो भारत में प्रारंभ में एक प्रमुख पुरातत्वविद हुए थे जिनका नाम एच.डी. साकलिया ने प्रारंभ में ये कहा था कि भारत में इस संस्कृति के हमें कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं होती। इनकी एक पुस्तक थी भारत पर और पाकिस्तान के जो स्थल हैं उन पर पुरातात्विक अध्ययन को लेकर, प्री हिस्टोरी इंडिया एंड पाकिस्तान के नाम से। और उन्होंने इस पर जिक्र किया था कि यहाँ पर कोई विशेष उच्च पुरापाषाण काल के बारे में हमें साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन जब इसके बारे में खोज होने लगी तो यूपी की जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी से जो लोहा दानला से हमें सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल का स्थल हमें प्राप्त होता है। यहाँ से अब आपका उत्खनन शुरू होगा कि भारत में उच्च पुरापाषाण काल के विशेष साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो इसके जो भारत में प्रमुख स्थल हैं, इस प्रमुख स्थलों में सबसे पहले अगर आगे चलते हैं तो बेलन घाटी क्षेत्र से इस पुरापाषाण काल का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। और बेलन घाटी क्षेत्र में इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं, जो एक तो लोहदानला हो गया और एक होता है चौपानी जो मांडो है, यहाँ से भी हमें उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल का तक का जो एक क्रम है वह हमें प्राप्त होता है। और इस चौपानी मांडू से पशुओं की हड्डियों के जो जीवाश्म है वह हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह बेलन घाटी क्षेत्र के संदर्भ में बात की जाती है। लोहदानला पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर हड्डी की बनी मातृ देवी
मातृ देवी की मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये यूपी के क्षेत्र का हो गया। आगे हम जब और आगे बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश क्षेत्र हैं, इस मध्य प्रदेश क्षेत्र में उच्च पुरापाषाण काल के जो स्थल है, उन स्थलों में सबसे जो प्रमुख प्राप्त होता है वह भीमबेटका। भीमबेटका, इस भीमबेटका को हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन भीमबेटका से हमें यहाँ से जो नीले रंग के पाषाण खंड यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसका मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, हम आगे इसके एक विशेष वीडियोस में इस पर बात करेंगे। भीमबेटका जिसे विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में द्वारा साबित किया गया है। आगे इसका जो प्रमुख स्थल और हैं वह है बागोर। ये जो बागोर हैं वह एमपी के जो सीधी जो जिला है, उस सीधी जिले में सोन नदी के तट पर स्थित ये बागोर है। और यहाँ बागोर से हमें 2 स्तर प्राप्त होते हैं। अगर हम बागोर के रेफरेंस में बात करें तो बागोर का प्रथम जो स्तर है, इस बागोर के प्रथम स्तर से हमें पूजा स्थल प्राप्त होता है, और जो द्वितीय स्तर है वहाँ से हमें स्तंभगर्त यानी कि आवास के साक्ष्य हमें बागोर से प्राप्त होते हैं। तो बागोर मध्य प्रदेश से उच्च पुरापाषाण काल की जानकारी देने वाला एक प्रमुख स्थल माना जाता है। आगे अगर हम महाराष्ट्र के रेफरेंस में बात करें तो महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है पटने। पटने उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और ये जानकारी देता है कि यहाँ पर हमें शुतुरमुर्ग का जो साक्ष्य मिलता है, पटने से हमें शुतुरमुर्ग का साक्ष्य मिलता है। और इस शुतुरमुर्ग पर देखा जाए तो इसके अंडों पर जो चित्रकारी है, अंडों पर चित्रकारी का जो साक्ष्य है वह हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो पटने हैं महाराष्ट्र का, वह उच्च पुरापाषाण काल पे शुतुरमुर्ग के अंडों पर किए जाने वाले जो चित्रांकन है या चित्रकारी है उसका हमें ये जानकारी देता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और भी स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनाम गांव और भदने, ये भी महाराष्ट्र के स्थल माने जाते हैं, लेकिन उनमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। अब आगे अगर हम आंध्र प्रदेश पर बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक जो विलासम की गुफा है, विलासगम की गुफाएं, और इन गुफाओं से उच्च पुरापाषाण काल के लगभग हमें 200 अस्थि उपकरण, 200 जो अस्थि उपकरण है उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें स्क्रैपर, नाइफ स्क्रैपर, डेगर, हैंडेक्स आदि प्रमुख हैं। इसी के अलावा नलगुंडुल, जो नलगुंडलू स्थल है, वहाँ से हमें 5973 जो मानव कृतियाँ हैं, उन मानव कृतियों का हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये आंध्र प्रदेश के स्थल हैं। अब अगर हम और भी आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश के वेटम चरला, आंध्र प्रदेश का जो वेटम चरला है, इस वेटम चरला से हमें हड्डियों के जो औजार हैं या उपकरण हैं उनका साक्ष्य प्राप्त होता है। अब इस तरीके से एक और है गुजरात का विस्ती। गुजरात में अगर बात की जाए तो विस्ती है, और ये जो विस्ती हैं ये एक तरीके से पुरापाषाण काल और जो उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के संगम का एक संक्रमण स्थल माना जा सकता है विस्दी को। तो ये जानकारियाँ हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। उच्च पुरापाषाण काल के राजस्थान में जो साक्ष्य हैं, राजस्थान में उच्च पुरापाषाण काल का जो साक्ष्य है वह केवल मात्र बूढ़ा पुष्कर से प्राप्त होता है। बूढ़ा पुष्कर से हमें यहाँ पर एक मध्य पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल का जो एक क्रम है वह हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये नवपाषाण काल जो मानव है या नवपाषाण काल है, इतिहास के रेफरेंस में बड़ा जो महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, उसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। आगे हम आपके मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो कि कुछ पॉइंट अगर आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में बड़े महत्वपूर्ण लगे हों तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।